गर्म हवाओं की सनसनाहट जब अचानक काले काले बादलों में बदल गई तो धरती पर सिहरन सी छा गई। सूखे पेड़ झूमने लगे, पत्ते उड़ने लगे, झाड़ियों में छिपे पक्षी चुप हो गए और खेत के किनारे बंधी गायें बेचैन होकर रंभाने लगीं। आसमान गरजा, बिजली चमकी और फिर पहली बूंद गिरी। मिट्टी से सोंधी महक उठी, पौधों के पत्ते लहराने लगे, जानवरों ने पंख पैर समेट लिए। हर जीव जंतु जैसे सांसें थाम कर उस बारिश को महसूस कर रहा था, और बारिश भी ऐसे बरसी जैसे कुदरत खुद रो पड़ी हो। धर्मपुर गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामनिवास। उस दिन कड़ी धूप में खेत जोतकर थक चुका था। तभी उसकी पत्नी धनिया उसके लिए खाना लेकर आई। पेड़ के नीचे बैठते ही रामनिवास बोला, धनिया, पता नहीं बारिश कब होगी। हमारी ज़मीन तो एकदम बंजर हो गई है। जितना भी जोत लूँ, बिना पानी के कुछ नहीं उगने वाला। इस मिट्टी को अब बारिश की ज़रूरत है। चिंता मत कीजिए जी, बारिश जरूर आएगी। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि अपने बच्चों को यूं तड़पता हुआ देख लें। तभी अचानक बादल गरजने लगे और कुछ ही पलों में तेज रफ्तार से बारिश होने लगी। धनिया मुस्कुराकर बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, भगवान जरूर सुनते हैं। चलिए अब घर चलते हैं। अब हमारी खेत में पानी भर जाएगा और हम इसमें अच्छी फसल उगाएंगे। धनिया और रामनिवास खेत से निकले। चारों ओर घनघोर बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशी थी। सबको उम्मीद थी कि अब उनकी फसलें लहलहाएंगी। शाम होते होते अंधेरा छा गया और रात का समय आ गया। घर पहुंचते ही धनिया बोली, सुनिए जी, हमारी गाय को आंगन में बांधा है ना? हाँ, बांध दिया है और चारा भी डाल दिया है। बस अब दुआ है कि बारिश कल तक थम जाए तो मैं फिर से खेत में फसल बोना शुरू कर दूंगा। लेकिन रात ने एक अलग ही रंग दिखाया। बारिश ने अब बीमारी का रूप ले लिया था। हवा और पानी दोनों की रफ्तार तेज हो गई थी। जिनकी झोपड़ियां कमजोर थीं, वहां पानी टपकने लगा। रामनिवास की झोपड़ी भी अब बूंद बूंद टपकने लगी थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को समेटकर एक कोने में बैठ गए। बिजली रह रहकर इस तरह चमकती जैसे आकाश खुद चीख रहा हो। बादलों की गरज इतनी भयानक थी कि दिल कांप जाए, और बाहर आंगन में बंधी गाय लगातार चिल्ला रही थी, मानो वो भी डर गई हो इस तूफानी रात से। धनिया, मैं जाकर खेत देखता हूँ, कहीं हमारी सारी मेहनत पानी में न बह जाए। रामनिवास छतरी लेकर उस भयानक बारिश में खेत की ओर निकल पड़ा। जब वह खेत पहुंचा तो उसके पांव कीचड़ में धंस गए। चारों तरफ सिर्फ पानी और बहती मिट्टी थी। उसकी पूरी मेहनत बह चुकी थी। तेज हवा और अंधेरी रात में कहीं दूर बिजली कड़क रही थी। उधर घर में धनिया परेशान थी। बच्चे डरकर उसके पास सिमट गए थे। झोपड़ी में पानी भरने लगा था। रामनिवास निराश मन से लौटकर आया और जैसे ही घर में कदम रखा, देखा धनिया बच्चों को कोने में समेटे बैठी थी। क्या हुआ जी? खेत ठीक है ना? हमारी जमीन को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं धनिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी सारी मेहनत मिट्टी के साथ बह गई। ये बारिश अब तो बरकत नहीं, तबाही बन गई है। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। गांव के किनारे बहने वाली नदी सरजू उफान पर आ गई। बांध टूट गया और नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। धनिया, हमें जल्दी किसी ऊंची जगह जाना होगा। ये बाढ़ का पानी सब कुछ डुबो देगा। गांव के कई लोग निकल चुके हैं। जल्दी बच्चों को उठाओ और जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा है वो भी समेट लो। रामनिवास ने तुरंत लाली को गोद में उठाया, गुड़िया का हाथ पकड़ा और धनिया को साथ लिए गांव के स्कूल की ओर भागा, जो ऊंचाई पर था। बारिश की वजह से कई झोपड़ियां गिर गईं। गांव की एक विधवा फुलवा की झोपड़ी में मलबा गिर गया। रामनिवास ने दौड़कर उसे बाहर निकाला। रामनिवास ने उसे अपने साथ स्कूल में ले लिया।
बच्चे, बूढ़े, औरतें सब स्कूल में शरण लिए हुए थे। तीन दिन तक बिजली नहीं आई। घर का राशन बह गया था। बेटियों को भूख लग रही थी। गांव में दूध देने वाली गायें बह गई थीं। अगले दिन रामनिवास ने कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और बोला, हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हैं, ऐसे हम लोग भूख से मर जाएंगे। हमें खुद कुछ करना होगा। हाँ रामनिवास, तुम सही कह रहे हो। मेरे पास एक नाव है, थोड़ी टूटी हुई है। मैं उसको ठीक करके लाता हूँ, हम उसी से चलते हैं। गांव के लोग नाव में सवार हुए और राहत शिविर की ओर बढ़ने लगे। तेज हवा बार बार उनकी नाव को डुबोने की कोशिश कर रही थी। बादल तेज रफ्तार से गरज रहे थे, मानो आसमान भी इस त्रासदी का ऐलान कर रहा हो। जैसे तैसे वो लोग राहत कैंप के पास पहुंचे। वहां हर तरफ भीड़ थी। राहत कैंप भी अब पूरी तरह भर चुका था। फिर वहां से वो कुछ राशन और दवाइयां भरकर लौटे। रास्ता बहुत कठिन था क्योंकि बारिश ने और रफ्तार पकड़ ली थी। इधर धनिया ने बच्चों को गोद में थाम रखा था। बच्चे भूख और ठंड की वजह से सो गए थे। रामनिवास घर पहुंचा और धनिया से बोला, धनिया, मैं राशन और दवाइयाँ ले आया हूँ। हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारे घर का पानी निकालना ही होगा। धनिया और रामनिवास दोनों मिलकर झोंपड़ी से पानी निकालने लगे। फिर धनिया बोली, सुनिए, मैंने कुछ लकड़ियाँ झोपड़ी के ऊपर रखी थीं। अगर हम लोग उन्हें नीचे बिछा दें तो उसके ऊपर खाना बना सकते हैं, और घर की छत पर कुछ पॉलीथीन लगा देते हैं। मैंने वो भी रखी है। हाँ धनिया, यही करते हैं। इससे हम भी बच जाएंगे और हमारा घर भी। गाय को भी मैंने ऊंची जगह पर बांध दिया है और चारा भी दे दिया है। बस ये भयानक रात कट जाए। धनिया घर से पानी निकालने लगी और रामनिवास छत पर चढ़ा। वो लकड़ियाँ नीचे लाया और दोनों ने मिलकर उन्हें ज़मीन पर बिछा दिया। धनिया ने खिड़कियाँ अपनी साड़ी से बांध दीं। जैसे तैसे उन्होंने चूल्हा जलाया और खाना बनाया। बारिश अब भी तेज़ रफ्तार से हो रही थी, लेकिन धनिया और रामनिवास ने मिलकर अपने घर को इस मुसीबत से बचा लिया था। बाहर तूफान ने भी रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन गांव वालों के पास अब राशन और दवाइयाँ थीं। यहाँ हर किसी की झोंपड़ी तक पानी पहुँच चुका था। फिर भी हिम्मत अभी जिंदा थी। हफ्ते भर तक बारिश नहीं थमी थी। पूरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी था। खेत, गलियां, आंगन, सब जगह कीचड़ और सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर में लोग दुबक कर बैठे थे। रोज आसमान की ओर टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे कि कब ये कहर थमेगा। जो थोड़ा बहुत राशन बचा था, उसी को संभाल संभाल कर पकाया जा रहा था। ढानिया रोज थोड़ा थोड़ा सामान निकालती, खिचड़ी बनाती और बच्चों को खिलाती। रामनिवास एक दिन चिंतित होकर बोला, धनिया, ये बारिश न जाने कब थमेगी। राशन खत्म न हो जाए। चारों ओर पानी ही पानी है। नाव तक डूब रही है। अब तो डर लगने लगा है। हाँ जी, ये बारिश है या कोई सज़ा। भगवान भी या तो देते ही नहीं, और जब देते हैं तो बस उलीच देते हैं। रामनिवास रोज अपनी गाय का भी ख्याल रखता था। जब भी मौका मिलता, वो अपनी प्यारी लाली के पास जाकर बैठता, उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से कहता, लाली, तू चिंता मत कर, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दिन भी बीत जाएंगे। आखिरकार हफ्ते भर बाद बारिश थम गई। बादल हटे तो धूप झांकी, लेकिन गांव अब कीचड़ में तब्दील हो चुका था। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, थके, भीगे हुए, मगर अब उनमें हिम्मत थी। सरकार की तरफ से राहत आई। हर परिवार को 10,000 रुपए और राशन के पैकेट मिले। साथ ही चेतावनी भी दी गई, अपने घरों को मजबूत बनाएं और कुछ जरूरी सामान और राशन हमेशा स्टॉक में रखें। रामनिवास और धनिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने फिर से अपने टूटे खेतों को देखना शुरू किया। पानी उतर चुका था, मिट्टी अब भीगी थी, मगर उम्मीद की किरणें उगने लगी थीं। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी ने खेत में काम करना शुरू किया। गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, बाबा,
अब हम खेत में फिर से बीज बोएंगे ना, पहले जैसे जब मैं आपके साथ खेत में दौड़ती थी और माँ हमें पानी लेकर बुलाती थी। हाँ बेटी, फिर से। और इस बार भगवान भी हमारे साथ होगा। रामनिवास ने एक योजना बनाई। गांव के सभी किसानों को इकट्ठा किया और मिलकर खेतों की सफाई शुरू की। सरपंच को बोलकर सरकारी बीज और खाद मंगवाई। गांव की महिलाएं, बच्चे सब जुड़ गए। बूढ़े तक आकर सलाह देने लगे। 1 महीना बीता। गांव में फिर से हरियाली लौट आई। फसलें उगने लगीं। इधर धनिया ने भी धीरे धीरे सिलाई का काम शुरू कर दिया। वो गांव की औरतों के कपड़े सिलती, पुरानी चीजों को नया रूप देती और अपने हुनर से घर की आमदनी में हाथ बंटाने लगी। धीरे धीरे उनके घर में फिर से बरकत आने लगी। बारिश आई तो थी तबाही बनकर, मगर जाते जाते एक बड़ा सबक सिखा गई कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हार नहीं माननी चाहिए। उसने गांव वालों को तोड़ने की बजाय जोड़ दिया, हिम्मत दी और सिखाया कि उम्मीद की रोशनी सबसे अंधेरे वक्त में भी चमक सकती है। अब धर्मपुर गांव बदल चुका था। रामनिवास का टूटा घर अब एक पक्के मकान में बदल गया था, लेकिन उसका दिल अब भी मिट्टी से जुड़ा था। जहां उसने संघर्ष किया था, वहीं से उसकी नई जिंदगी की नींव रखी गई थी। देखिए ना, बारिश में ऐसा लगा था जैसे कि हम सब इसमें कहीं जिंदा ही डूब जाएंगे, लेकिन आपने हमें बिखरने नहीं दिया। धनिया, तुम्हारा साथ न होता तो शायद मैं अकेले कुछ नहीं कर पाता।